हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है दम ऑफ अशोक। यानी आज हम अशोक के दम के बारे में देखेंगे कि अशोक के दम क्या है। और इससे पहले अशोक के दम को पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं। मौर्य एम्पायर पढ़ रहे हैं। तो मौर्य एम्पायर में हमने देखा था कि जो फर्स्ट रूलर थे वो चंद्रगुप्त थे और जो सेकंड रूलर जो थे वो बिंदुसार थे और बिंदुसार के बाद में कौन आए थे, अशोक। तो हमने इससे पहले 4 वीडियो देख लिए हैं मौर्य एम्पायर के बारे में, जिसमें हमने मौर्य एम्पायर का इंट्रोडक्शन देखा, फिर चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, फिर बिंदुसार के बारे में पढ़ा और फिर हमने अशोक के जीवन के बारे में पढ़ा, यानी अशोक के लाइफ के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे अशोक के दम के बारे में। तो ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि मौर्य हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मौर्य एम्पायर। और मौर्य एम्पायर का विस्तार देख सकते हैं, इतना पहले जो था वो मौर्य एम्पायर का विस्तार था। और ये जो है वो हमने पढ़ा, जो फर्स्ट रूलर जो थे वो मौर्य एम्पायर के जो फर्स्ट रूलर थे वो कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि फाउंडर है किस डायनेस्टी के, मौर्य डायनेस्टी के या मौर्य एम्पायर के। जो चंद्रगुप्त होते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त किसको हराकर जो है वो मतलब कि नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, तो धनानंद। ये कौन होता है, एक नंद डायनेस्टी होती है मौर्य डायनेस्टी से पहले, वो मैंने आपको बता रखा है। फर्स्ट जो लेक्चर था मौर्य 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 एम्पायर का जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने नंद डायनेस्टी के बारे में, शिशुंग डायनेस्टी के बारे में सब बता रखा है। तो चंद्रगुप्त जो होते हैं वो धनानंद को हराकर, किसको, धनानंद कौन होते हैं, जो कि नंद डायनेस्टी जो है उसके लास्ट रूलर होते हैं। इनको हराकर चंद्रगुप्त जो है वो नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। और चंद्रगुप्त किसकी मदद से करते हैं, ये सब चाणक्य की हेल्प से। सेकंड हमने पढ़ा बिंदुसार के बारे में, ठीक है। और बिंदुसार जो थे वो सेकंड रूलर थे। और बिंदुसार जो थे वो किसके बेटे थे, तो चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार थे। और बिंदुसार के बाद में अब आते हैं अशोक, ठीक है। अशोक के बारे में हमने देख लिया है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है दम ऑफ अशोक। यानी अब जो है हम पढ़ेंगे अशोक के दम के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे अशोक के दम के बारे में, यानी जो क्लास 10 की बुक में दे रखा है अशोक के दम के बारे में। तो बुक में जो दे रखा है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको धम के बारे में बता देता हूँ कि धम क्या है। मतलब कि धम जो है वो एक नीति है, या हम कह सकते हैं एक पॉलिसी है। क्या है, या तो एक नीति है या कह सकते हैं हम एक पॉलिसी है, जो कि अशोक के द्वारा बनाई गई है। आपको पता है कि मैंने बताया था कि एक बार क्या होता है कि कलिंग वॉर होता है, ठीक है, किसके बीच में, अशोक के बीच में। और जो कलिंग के जो राजा होते हैं नंदराज, उनके बीच में जो होता है युद्ध होता है, एक वॉर होता है जिसको कहा जाता है कलिंग वॉर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लाखों लोगों की मौतें हो जाती है। तो ठीक है, तभी से जो है वो अशोक जो है अपना मन जो है वो बदल देते हैं और अपने अंदर एक मतलब कि परिवर्तन कर देते हैं। उस समय यह परिवर्तन करते हैं कि अशोक जो थे वो उतनी लाखों लाशों को देखकर मतलब कि इनके मन को परिवर्तन कर देते हैं पूरी तरह से। ये मतलब कि इनमें बदलाव आ जाता है। तभी से ये निर्णय करते हैं कि आज के बाद मैं किसी भी शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा। और यदि मेरे साम्राज्य को फैलाना है, क्या कहा था कि यदि मेरे साम्राज्य को फैलाना है, जो मौर्य एम्पायर है इसको यदि फैलाना है, तो मैं प्यार से सम्मान के साथ इसको फैलाऊंगा और कभी भी शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा। तब इन्होंने ये निश्चित किया। तो फिर क्या करते हैं, अशोक एक धम्म पॉलिसी बनाते हैं, धम्म नीति बनाते हैं। उसके अनुसार इसमें क्या होता है कि अशोक जो होते हैं वो लोगों के अंदर एक मोरल डेवलपमेंट लाते हैं, यानी मतलब नैतिक विकास करना चाहते हैं। कौन, अशोक, लोगों के अंदर। वो हम पढ़ेंगे। तो यदि आपको पूछ ले व्हाट इज धम्म, तो आपको बताना है द आइडियल्स स्टेबलाइज्ड बाय अशोक फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ पीपल वर कॉल्ड धम्म। यानी यह आदर्श, यह धम्म जो नीति है वो किसके द्वारा स्टेबलाइज की गई, तो अशोक के द्वारा स्टेबलाइज की गई। किस लिए, तो मोरल डेवलपमेंट फॉर पीपल, यानी लोगों के नैतिक विकास के लिए। वो मोरल वैल्यू देखेंगे कि जो मोरल डेवलपमेंट हो सकता है वो किस किस तरह से मोरल डेवलपमेंट हो सकता है। तो अशोक ने एक पॉलिसी बनाई या एक नीति बनाई
किसके लिए? लोगों के नैतिक विकास के लिए, यानी लोगों का जो है वो नैतिक विकास हो सके। और इस दम में अशोक जो होते हैं वो कुछ प्रिंसिपल सेट करते हैं, जैसे बड़ों का आदर करना। और ये जो हम पढ़ेंगे कुछ इसके कंडीशन है, 8-10 कंडीशन है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, दम के बारे में पूछ ले तो दम जो है ये पॉलिसी, ये आइडियल्स यानी ये आदर्श जो है वो अशोक के द्वारा स्टेबलाइज किया जाता है, स्थापित किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो लोगों के अंदर मॉरल डेवलपमेंट के लिए इसको स्थापित किया जाता है। यानी मॉरल का मतलब नैतिक, डेवलपमेंट का यानी जो विकास, यानी लोगों के अंदर नैतिक विकास हो सके, उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है अशोक के द्वारा, उसी को कहा जाता है दम। अब द डेफिनेशन ऑफ दम हैज़ बीन गिवन इन द 2nd and 7th रोक एडिक्ट्स। जो ये दम की डेफिनेशन है जो हमने अभी पढ़ी है वो हमें कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो ये जो है वो अशोक के जो 2nd और 7th रोक एडिक्ट्स है, यानी शिलालेख, उनसे हमें मिलती है। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि रोक एडिक्ट्स क्या है, रोक एडिक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो रोक एडिक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले रोक एडिक्ट्स ऑफ अशोक। जो रोक एडिक्ट्स है, रोक एडिक्ट्स का मतलब होता है अभिलेख। क्या मतलब होता है? अभिलेख, यानी अशोक के अभिलेख। अभिलेख का मतलब ये होता है कि जो पहले के जो अशोक राजा थे वो क्या करते हैं कि अपनी लाइफ के बारे में या इनका कोई भी मैसेज जो होता था वो किसी भी हार्ड सरफेस पर लिखवा देते थे, किसी भी हार्ड सरफेस पर लिखा देते थे, उसी को कहा जाता है रोक एडिक्ट्स। किस प्रकार? इमेज देखिए, जैसे ये कोई हार्ड सरफेस है तो इन्होंने कुछ भी लिखवा दिया यहाँ, तो यही क्या कहलाते हैं? अशोक के रोक एडिक्ट्स, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को कहा जाता है रोक एडिक्ट्स ऑफ अशोक। यानी रोक एडिक्ट्स वो होते हैं जो जो जिससे कि हमें अशोक की लाइफ के बारे में या अशोक के मैसेज के बारे में हमको पता चलता है, जो कि किसी भी हार्ड सरफेस पर लिखे हुए होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है रोक एडिक्ट्स। तो हम जो चैप्टर का पढ़ रहे थे उसी पर हम वापस लौटते हैं। तो 2nd लाइन पढ़ रहे थे, द डेफिनेशन ऑफ दम हैज़ बीन गिवन इन द 2nd and 7th रोक एडिक्ट्स। जो डेफिनेशन है, जो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है, ये डेफिनेशन जो है हमें कहाँ से मिलती है? जो अशोक के 2nd और 7th रोक एडिक्ट्स हैं उनसे हमें ये पता चलता है। अकॉर्डिंग टू अशोक, वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड, कैरिटी, कंपेशन, ट्रूथ एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन इज धम। यानी अशोक ने जो है वो कुछ प्रिंसिपल सेट किए हैं धम पॉलिसी या धम नीति के अंदर, जो है कि मतलब कि वर्ल्ड का हित करो, वेलफेयर का काम करो, कैरिटी यानी दान करो, और दया बनाए रखो सभी के प्रति, सच बोलो, और जो कर्म जो हैं वो प्योर रखो, अच्छे जो है कर्म रखो। तो यही क्या है? धम। यानी अकॉर्डिंग टू अशोक, अशोक के अकॉर्डिंग धम क्या है? तो अशोक के अकॉर्डिंग धम पॉलिसी में क्या होते हैं कि अशोक जो होते हैं वो कुछ प्रिंसिपल सेट करते हैं, जैसे कि लोगों मतलब कि वेलफेयर का काम करो, दान करो, दया दिखाओ सभी के प्रति, सच बोलो, और अपने कर्म जो हैं वो अच्छे रखो। अब हम देखेंगे इसेंशियल कंडीशन ऑफ फॉलोइंग धम। जो हमने धम पढ़ा है इसकी क्या इसेंशियल कंडीशन है, या क्या इसके अंदर जो अशोक ने जो प्रिंसिपल दिए थे वो क्या है? तो सबसे पहले अशोक ने बताया सेंटली नेचर, यानी साधुओं जैसा व्यवहार करो, परफॉर्मिंग वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर, लोगों के हित का काम करो, गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर रखो, और कैरिटी यानी दान करो, नॉन वायलेंस यानी किसी की भी हिंसा नहीं करनी है, कंपेंशन यानी सभी के प्रति दया बनाए रखो, ओबेइंग वंस पेरेंट एंड एल्डर, बड़ों का आदर करो, अपने माता पिता का आदर करो, बीइंग चैरिटेबल टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ब्राह्मण्स, नीडी, यानी फ्रेंड्स को दान करो, रिलेटिव्स को दान करो, जो ब्राह्मण्स होते हैं उनको दान करो, और जिसको किसी भी नीडी पर्सन को अगर किसी की भी ज़रूरत है तो उसको दान करो। ये कुछ प्रिंसिपल सेट किए गए हैं अशोक के धम पॉलिसी में या धम नीति में, वो आपको याद करने हैं। अब हम पढ़ेंगे धम यात्रा। धम यात्रा क्या होती है? ठीक है, तो धम यात्रा क्या होती है? तो बिफोर द रूल ऑफ अशोक, किंग यूज्ड टू गो फॉर विहार यात्रा एंड दे किल्ड एनिमल फॉर देयर एंटरटेनमेंट। यानी जो पहले के जो राजा होते थे
अशोक से पहले जो राजा थे वो क्या करते थे, राजा की विहार यात्रा पर जाते थे, यानी फॉरेस्ट ट्रैवल करने के लिए जाते थे, जहाँ पर ये जानवरों को मारते थे, निशानाबाजी करते थे और एंटरटेनमेंट यानी मज़े करते थे जानवरों को मार कर। तो अशोक क्या करते हैं कि यही जो विहार यात्रा है यानी फॉरेस्ट ट्रैवल है उसको कन्वर्ट कर देते हैं धम्म यात्रा में, और धम्म यात्रा में कुछ नियम सेट कर देते हैं अशोक। वो हम देखते हैं क्या। अशोक चेंज्ड विहार यात्रा इनटू धम्म यात्रा। इन ट्रैवल वर मेड टू बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स एंड ब्राह्मण्स, श्रमन्स एंड नीडी पीपल वर गिवन गोल्ड इन कैरिटी। यानी अशोक जो होते हैं वो विहार यात्रा को धम्म यात्रा में जो है वो बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अशोक ने इनके स्थान पर, यानी अशोक ने विहार यात्रा के स्थान पर, किसके स्थान पर, अशोक जो हैं वो विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान करते हैं। ठीक है, धम्म यात्रा में क्या होता है, लोग जो होते हैं वो किसकी जो मतलब कि लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बौद्ध स्थानों की यात्रा करते हैं। लोग जो होते हैं वो बौद्ध स्थानों की यात्रा करते हैं। ब्राह्मण्स, श्रमण्स और जो नीडी पर्सन होते हैं उनको गोल्ड दान देते हैं विहार धम्म यात्रा में। ठीक है, तो धम्म यात्रा में क्या होता है कि पहले जो लोग जो थे वो कहाँ जाते थे, एंटरटेनमेंट के लिए, जानवरों को मारने के लिए, किसको मारने के लिए, एनिमल को मारने के लिए जाते थे और उनका शिकार करते थे। ठीक है, राजा, पहले के राजा। पर फिर अशोक क्या करते हैं, इसी मतलब कि इस सिस्टम को चेंज कर देते हैं और विहार यात्रा को चेंज करते हैं धम्म यात्रा में। धम्म यात्रा में क्या होते हैं कि लोग जो हैं, धम्म यात्रा में लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म की यात्रा करते हैं। ठीक है, बौद्ध स्थानों की यात्रा करते हैं। और लोग जो हैं वो ब्राह्मण्स को और श्रमण्स को और जो नीडी पीपल यानी किसी को भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसको, और ये जो है वो सोना दान करते हैं। तो ये भी अच्छा काम किया अशोक ने। द स्टेट एम्प्लॉयज़ लाइक प्रदिशिकास, राजुकास, युक्तास वर सेंड ऑन जर्नी फॉर प्रोपोगेशन रिलीजन एवरी 5th ईयर। दिस वाज कॉल्ड अनुसंधान। यानी स्टेट के कुछ एम्प्लॉय होते थे, यानी राज्य के कुछ कर्मचारी होते थे, जैसे कि प्रदेशिकास, राजुकास और युक्तास, जो कि जर्नी पर भेजे जाते थे प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन यानी धर्म का प्रचार करने के लिए। जो कुछ स्टेट के एम्प्लॉय होते थे उनको जर्नी पर भेजे जाते थे यात्रा के लिए, किसके लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए हर 5 साल में। उसी को कहा जाता है अनुसंधान। वापस बताता हूँ अनुसंधान क्या है। मतलब कि स्टेट के कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी कुछ स्टेट के कर्मचारी होते हैं। कौन कौन हो गए एग्जाम्पल, तो प्रदेशिकास, राजुकास और युक्तास, ये जो होते हैं कुछ स्टेट के एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये एम्प्लॉयज़ जो है वो जर्नी पर जाते हैं यानी यात्रा पर जाते हैं। किस लिए, यानी किस लिए जाते हैं यात्रा पर, तो प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन यानी धर्म का प्रचार करने के लिए यात्रा पर जाते हैं। धर्म का प्रचार करने के लिए यात्रा पर जाते हैं कुछ स्टेट के एम्प्लॉयज़ हर 5 साल में। उसी को कहा गया है अनुसंधान। अब हम पढ़ेंगे धम्म महामात्र के बारे में। धम्म महामात्र क्या होते हैं, अशोक जो होते हैं कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं धम्म रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए, यानी धम्म रिलीजन का प्रचार करने के लिए। अशोक जो होते हैं वो कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं और उनका कुछ डिफरेंट वर्क भी होता है, वो हम देखेंगे। तो अशोक अपॉइंटेड धम्म महामात्र टू प्रोपोगेट धम्म रिलीजन अमोंग द पीपल। यानी अशोक जो होते हैं वो कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं, किसके रूप में, धम्म महामात्र के रूप में अशोक कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं। किस लिए, तो धम्म रिलीजन का प्रचार करने के लिए, लोगों के बीच में धम्म रिलीजन का प्रचार करने के लिए अशोक जो हैं वो कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं यानी नियुक्त करते हैं। और क्या काम होता है, टू इंस्पायर देम फॉर कैरिटी एंड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी। और वो जो धम्म महामात्र एम्प्लॉयज जो होते हैं वो लोगों को दान के प्रति और लोगों को किसी मतलब कि
लोगों के हित के बारे में उनको प्रेरित करे। ये उनका काम था। मतलब कि उनका क्या काम था, जो धम्म महामंत्र थे, एक फर्स्ट काम तो हो गया, उस उनका जो फर्स्ट वर्क था वो धम्म रिलीजन को प्रोपोगेट क्या करना, यानी धम्म रिलीजन का प्रचार करना। दूसरा काम था कि वो लोगों को जो है वो समझा सकें, दान करने के बारे में लोगों को समझा सकें, और लोगों को समझाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, और लोगों को समझा सके कि वो पब्लिक वेलफेयर का काम करें, यानी लोगों के हित का काम करे। ठीक है, 2 काम हो गए। अब तीसरा काम देखते हैं, जो धम्म महामंत्र होते हैं क्या होते हैं, रिलीजिंग प्रिजनर्स, यानी कैदी को छोड़ना, ये उनका तीसरा काम हो गया। रिड्यूसिंग द पनिशमेंट, यानी जो प्रिजनर्स होते हैं कैदी, उनकी सज़ा कम करना, ये भी इनका काम होता है। और क्या होता है, तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू देयर डिपेंडेंट्स, यानी जो प्रिजनर्स होते हैं उनके जो कोई पीछे कोई लोग होते हैं, यानी कोई कैदी है, कैदी के जो परिवार वाले लोग होते हैं, यदि उनको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत हो, तो उनको प्रोवाइड करवाए, वो इनका काम होता था धम्म महामंत्र। तो सीधी सी बात है, धम्म महामात्र क्या होते हैं, तो ये कुछ लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो ये क्या करते हैं, कुछ इनको काम दिया जाता है, वो काम करते हैं, वो हमने इसमें पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे अशोक के एडिक्ट्स के बारे में, यानी रोक एडिक्ट्स ऑफ अशोक, अशोक के जो अभिलेख हैं उनके बारे में। वो मैंने बताया है कि अशोक क्या करते थे, अपने जीवन के बारे में या उनका कोई भी मैसेज होता था वो किसी भी हार्ड सरफेस पर लिखवा देते थे, इस प्रकार। वही क्या है, रोक एडिक्ट्स, और अशोक के हैं इसीलिए इनको कहा गया है रोक एडिक्ट्स ऑफ अशोक। अशोक वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एड्रेस हिज पब्लिक थ्रू एडिक्ट्स, यानी भारत का एक ऐसा राजा है अशोक जो कि पब्लिश यानी फेमस हुआ है, लोगों के बीच में जाना गया है एडिक्ट्स के द्वारा। इसकी जो पहचान होती है वो इन एडिक्ट्स के द्वारा ही होती है। ये भारत का ऐसा पहला राजा है जो कि अपनी जीवनी जो है वो पत्थरों पर लिखवाता है। ही गोट दिस इंस्पायरेशन फ्रॉम दारा द रूलर ऑफ ईरान, यानी ये जो पत्थर पर लिखने वाला जो आइडिया है वो जो है वो एक रूलर होते हैं ईरान के, दारा नाम के, उनसे ये इंस्पायर होते हैं और अपने जो जीवन के बारे में जो है वो इन पर लिखवाते हैं, पत्थरों के बारे में। ये किससे सीखते हैं, अशोक इन पत्थर पर लिखना, तो ये दारा नाम के आदमी होते हैं जो कि रूलर होते हैं ईरान के, उन्हीं से इंस्पायर होते हैं। कौन, अशोक। मोस्ट ऑफ एडिक्ट्स ऑफ अशोक आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। कौन, जो अशोक के ज़्यादातर जो एडिक्ट्स हैं यानी अभिलेख जो थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में पाए गए, यानी ब्राह्मी लिपि में पाए गए। लिपि क्या होती है, तो जिस प्रकार हमारी हिंदी लैंग्वेज की जो लिपि है वो देवनागरी है, उसी प्रकार जो ब्राह्मी, उसी प्रकार जो अशोक के जो एडिक्ट्स थे वो ब्राह्मी लिपि में थे, यानी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे। द एडिक्ट्स फाउंड इन मनसेरा एंड शहबाजगढ़ी इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर इन खरोस्ती स्क्रिप्ट, और जो मनसेरा वाले जो एडिक्ट्स थे, मनसेरा में पाए गए जो एडिक्ट्स थे वो, और शाहबाजगढ़ी में जो पाए गए जो एडिक्ट्स थे वो खरोस्ती स्क्रिप्ट में थे, यानी खरोस्ती लिपि में थे। और जेम्स प्रिंसेप वाज द फर्स्ट पर्सन हु सक्सेसफुली इंटरप्रेट द एडिक्ट्स ऑफ अशोक, यानी जेम्स प्रिंसेप नाम का ऐसा पहला जो आदमी था जो कि इनके जो रोग एडिक्ट्स थे उनको सक्सेसफुली पढ़ पाया था और समझ पाया था। अशोक सेंट ही सन महेंद्र टू श्रीलंका फॉर अटेन द केयर मनी ऑफ श्रीलंकन किंग तीस, एंड दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका। अशोक जो है वो अपने बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं, तो एक जो श्रीलंका का जो किंग होता है तीस, उसका जब राज्याभिषेक हो रहा होता है, यानी तो जब राज्याभिषेक होता है तब जो श्रीलंका का जो किंग है तीस वो अपने अशोक को इनवाइट करता है। तो अशोक जो है वो अपने बेटे महेंद्र को जो है वहाँ श्रीलंका भेजता है, और जब महेंद्र श्रीलंका जाता है तभी से जो बुद्ध धर्म होता है वो श्रीलंका में बुद्ध धर्म का प्रचार होता है, और श्रीलंका के जो लोग होते हैं वो बुद्ध धर्म को अपनाने लगते हैं, और तभी से श्रीलंका में भी बुद्ध धर्म की बिगनिंग यानी शुरुआत होती है। कब, जब महेंद्र जो है वो
श्रीलंका जाता है। किस लिए जाता है? क्योंकि जो श्रीलंका के जो किंग टिस थे उनका इनविटेशन आया था, क्योंकि उनका जब राज्याभिषेक हो रहा था तो राज्याभिषेक के दौरान जो है वो अशोक को इनविटेशन आता है, तो अशोक जो है वो अपने बेटे महेंद्र को वहाँ भेजते हैं। जब महेंद्र को श्रीलंका भेजा, तभी से बुद्ध धर्म की मतलब की शुरुआत हो गई श्रीलंका में। अब हम देखते हैं कि डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, मौर्य डायनेस्टी का डिक्लाइन कैसे होता है। कह सकते हैं मौर्य एम्पायर वही बात है, यानी मौर्य साम्राज्य का जो है वो पतन कैसे होता है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक हिज सक्सेसर कंटिन्यू टू रूल but they were weak and these lead to decline the Maurya Empire in next 50 years। मतलब कि अशोक की मृत्यु के बाद में इनके जो सक्सेसर होते हैं यानी उत्तराधिकारी होते हैं वो इस रूल को कंटिन्यू रखते हैं, बट ये जो होते हैं वो वीक होते हैं। अशोक जितने पावरफुल नहीं होने के कारण बहुत ही जल्दी जो है वो मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है, यानी मौर्य डायनेस्टी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अशोक के मरने के बाद 50 साल, अशोक जब मरता है उसके 50 साल बाद में मौर्य डायनेस्टी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और फिर जो होती है वो शुंग डायनेस्टी की स्थापना होती है। तो वापस बात देखते हैं कि अशोक की डेथ के बाद में इनके जो सक्सेसर होते हैं वो कुछ समय तक तो इस वंश को चलाते हैं, यानी मौर्य साम्राज्य को रखते हैं, चला पाते हैं। और बट फिर क्या होते हैं कि जो वीक रूलर होते हैं, वीक रूलर के कारण मौर्य डायनेस्टी का जो है वो मौर्य एम्पायर का या मौर्य डायनेस्टी का जो है वो पतन हो जाता है, यानी मौर्य डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है अगले 50 सालों में। यानी अशोक के मरने के बाद 50 सालों में मौर्य डायनेस्टी का तो अब हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का डिक्लाइन कैसे होता है, यानी पतन कैसे होता है, पूरी तरह से खत्म कैसे होती है। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोक हिज सक्सेसर कंटिन्यू टू रूल बट दे वर वीक एंड दिस लीड टू डिक्लाइन मौर्य एम्पायर इन नेक्स्ट 50 ईयर्स। अशोक जो होते हैं, अशोक की मृत्यु के बाद में अशोक के जो सक्सेसर होते हैं यानी उत्तराधिकारी होते हैं वो इस रूल को थोड़े समय तक ही कंटिन्यू रख पाते हैं। और ये रूल क्यों ख़त्म होता है, तो कुछ वीक रूलर्स के कारण इस साम्राज्य में कुछ अशोक के बाद में जो वीक रूलर आते हैं, कमज़ोर रूलर जो कि अशोक के जितने पावरफुल नहीं होते हैं, उनके कारण जो है वो मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है। अशोक की जो मृत्यु होती है उसके 50 साल बाद ही मौर्य डायनेस्टी का पतन हो जाता है, यानी मौर्य डायनेस्टी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, फिर नई डायनेस्टी आती है। बृहद्रथ was the last ruler of Maurya dynasty who was killed by the Brahmin minister पुष्यमित्र शुंग। यानी जो बृहद्रथ होते हैं वो लास्ट रूलर होते हैं मौर्य डायनेस्टी के, जो कि अपने ब्राह्मण मिनिस्टर के द्वारा मारे जाते हैं, जो कि पुष्यमित्र शुंग होता है। पुष्यमित्र शुंग जो होता है वो इनका मिनिस्टर होता है, यानी मंत्री होता है, जो ही इनका मंत्री ही इनको मार देता है और सारा जो साम्राज्य होता है वो छीन लेता है। कौन? तो पुष्यमित्र शुंग। एंड पुष्यमित्र शुंग फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी, यानी पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं वो एक नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है शुंग डायनेस्टी। तो ये देखिए, सबसे पहले जो मौर्य एम्पायर के जो रूलर होते हैं मौर्य डायनेस्टी के वो होते हैं चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर दशरथ, फिर संप्रति, फिर आते हैं सलीशुक, फिर आते हैं देववर्मन, फिर सतधन्वन, फिर आते हैं बृहद्रथ और फिर आते हैं पुष्यमित्र शुंग जो कि बृहद्रथ के मंत्री होते हैं, जो कि बृहद्रथ को मार देते हैं और पूरा साम्राज्य ले लेते हैं। कौन लेते हैं? पुष्यमित्र शुंग।